अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली जेल से भागे दोनों कैदियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। कल जिला कारागार पुरसाड़ी से 2 कैदी फरार हुए थे। कैदियों के फरार होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। परिसर के निचले हिस्से में सफाई करने के बहाने दोनों कैदी गेट से ही भाग निकले। एक कैदी जो है उस पर धारा 302 के तहत सजा काट रहा है, जबकि दूसरा जो है धारा 304 के तहत विचाराधीन। लेकिन ये भाग जाते हैं, किसी को खबर नहीं होती। और ये कहा जा रहा है कि ये सफाई कर रहे थे और निचले हिस्से से, और गेट जो है इन्होंने गेट का इस्तेमाल किया। प्रभात हमारे साथ हैं। प्रभात, एक तो लापरवाही मानी जाए क्या, और दूसरी बात ये कि किस तरह से इन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है? जिन्नत, निश्चित ही जेल प्रशासन के यहाँ पर भारी लापरवाही सामने आई है। जिस तरीके से पहले तो जेल परिसर से कैदियों का भागना ही सबसे बड़ी लापरवाही है, और इसके बाद 3 घंटे बाद जो है पुलिस को सूचना देने की जो लेड लतीफी जो है जेल प्रशासन करता है, जो कि मददगार हुई है यहाँ पर कैदियों को भागने में। जो 3 घंटे का समय रहा, इस 3 घंटे में ये आशंका जताई जा रही कि जिले से बाहर भी जा सकते हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर मुस्तैदी बरती जा रही है। जो चाहे गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाला ग्वालदम बैरियर है, या फिर गैरसैंण वाला बैरियर है, या फिर बौचर वाला बैरियर है, जितने भी जिले से बाहर जाने वाले जो बैरियर है, बैरियरों पे नाकाबंदी है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। उसके बाद जो है गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसमें शामिल कर दिया गया, क्योंकि ये भी अंदेशा है कि जंगलों के रास्ते भी ये लोग भाग सकते हैं। जिस तरीके से एसपी चमोली का कहना है कि फॉरेस्ट विभाग को भी जो है इसमें साथ में लिया जा रहा है कि अगर जंगलों के रास्ते ये भागने की कोशिश करते तो वहां भी काम्बिंग की जाए और इनको पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। तो यहाँ पर अभी एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी जो है, चाहे जेल प्रशासन की बात करें, पुलिस की बात करें, तो अभी कुछ सफलता हाथ नहीं लगी है। और हम बताते चले कि जो ये 2 कैदी है, इसमें एक कैदी जो है आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, जो कि 2018 में पोक्सो एक्ट में जो है आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। जबकि दूसरा जो अभी जो है ट्रायल पे चल रहा था 304 के तहत, जो कि नेपाल मूल का रहने वाला है, कि 304 के तहत जो है अभी विचाराधीन कैदी था। बहुत शुक्रिया। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हरिद्वार में अतिक्रमण के दौरान तोड़े गए रविदास मंदिर पर ट्वीट किया था। अतिक्रमण हटाने के नाम पर रविदास मंदिर को तोड़ना निंदनीय है। राज्य सरकार रविदास के अनुयायियों से इस मामले में बात करे, वार्ता करे और समस्या का हल निकाले। तो ये ट्वीट उन्होंने किया था कल। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया था। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को भी हटाया गया। इसमें हरिद्वार के बादशाहपुर गांव में मौजूद रविदास मंदिर जो था उसे भी ध्वस्त किया गया, जिसके विरोध में भीम आर्मी समेत बीजेपी के विधायक भी मौके पर पहुंच गए और धार्मिक स्थल तोड़े जाने का खूब विरोध किया। मामला बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जिसके बाद धार्मिक स्थल को हटाने की कार्रवाई रोकी। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा का इंतजार और लंबा हो गया है। पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया। अब हाईकोर्ट ही इस मामले पर सुनवाई करेगी। रमन शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में जिस गवाह को मारा गया है उसकी भी न्यायिक जांच की मांग की गई है। और राज्य आंदोलन के दौरान 1 अक्टूबर 1994 की रात मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर आंदोलनकारियों के साथ बर्बरता हुई, जिसमें 7 महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटना भी सामने आई थी। 17 महिलाओं के साथ बदमिजाजी के मामले सीबीआई ने दर्ज किए। आंदोलन के दौरान 28 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरनगर कांड वाला, उसमें हमें परमिशन मिली क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस थे जो भी डिसाइड नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया है, आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो। तो हमको लिबर्टी मिल गई और हम पिटिशन फिर बना रहे हैं, उसको पूरी ताकत के साथ पिटिशन बना रहे हैं। ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारी पॉलिटिकल लड़ाई किसी से कुछ नहीं है। और ये हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये अच्छा काम कर रहा है या खराब काम कर रहा है। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यहां हरिद्वार बाईपास पर दूरदर्शन केंद्र के पास एक ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और हादसे में रिटायर्ड फौजी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया और भाग रहे क्लीनर को लोगों ने जरूर पकड़ लिया। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये
हादसा इतना जोरदार था। आप ये देखिए, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो फौजी थे वो रिटायर्ड फौजी थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 2 ओएसडी पॉजिटिव जो है वो निकल गए हैं और तबीयत खराब है उनकी, जिसकी वजह से 3 दिन के लिए सीएम ऑफिस भी बंद किया गया है। शुक्रवार तक के लिए सीएम जो हैं वो सेल्फ क्वारंटीन रहेंगे। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक भी टाली गई है। सीएम के एक ओएसडी अभय रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दूसरे ओएसडी गोपाल रावत भी पॉजिटिव हैं, जिनकी तबीयत खराब हो गई है। उन्हें पहले दूर अस्पताल से होम आइसोलेशन में भेजा गया था कि थोड़ा सा ठीक हुए थे, लेकिन वापस उन्हें दिक्कत बढ़ी और निमोनिया हो गया और इसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। सचिवालय से लेकर सीएम आवास तक, राजधानी से लेकर सीमांत तक सब जगह कोरोना की धमक है। इससे बड़े पैमाने पर कामकाज प्रभावित हुआ है तो आम जनजीवन पर भी इसका साफ असर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो सिर्फ सीएम ऑफिस ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के घर में भी 6 अन्य सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। भगत के भाई भतीजे भी कोरोना पॉजिटिव निकले। हल्द्वानी में बंशीधर भगत के 5 पड़ोसी भी पॉजिटिव निकले और उनके बेटे विकास का पहले से ही इलाज जारी है। देहरादून की बात करें तो भगत के स्टाफ में भी 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ड्राइवर समेत 2 लोग और पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए, न सिर्फ परिवार के 6 लोग, एक सदस्य पहले से बीमार था, 5 पड़ोसी, ड्राइवर समेत तकरीबन 13 से 14 लोग जो हैं संक्रमित हैं। बंशीधर भगत का हम जिक्र करें, जिनके आसपास के लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं। तो एक तरफ कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और नेता भी इसकी चपेट में है, जबकि कोविड केयर सेंटर की बात करें तो उनकी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सोशल मीडिया पर गंदगी और पीने के पानी की शिकायत के वीडियो वायरल होते हैं। अब तो आलम यह है कि आइसोलेशन में रह रहे लोगों के परिवार वाले पीने का पानी और अन्य जरूरी सामान बाहर से भेजने के लिए मजबूर है। अब मरीज है उनका परिवार का व्यक्ति, यकीनन वो ऐसा करेंगे अगर व्यवस्था ठीक नहीं होगी। एसडीएम का कहना है कि एक आरओ खराब होने की शिकायत है, जिसे जल्द ठीक करा लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ऊपर हमारे कोविड केयर सेंटर में अंदर जो 100 लोगों के लिए व्यवस्था है, उसमें 3 आरओ है। उसमें से 3 दिन पहले एक आरओ के ख़राब होने की सूचना प्राप्त हुई थी। हमने उस आरओ को अलग रखवा दिया है और जैसे ही उसका सैनिटाइजर करके समय ख़त्म होगा, हम उसको बाहर निकाल के सही करा लेंगे। क्योंकि कोविड केयर सेंटर में कोई भी व्यक्ति अभी अंदर नहीं जा पा रहा है और नीचे किचन में आरओ लगाए सही चल रहा है और नीचे एडमिन ब्लॉक में जो आरओ सही चल रहा है। कोविड केयर सेंटर सुरसिंगधार में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पर को दिखाया जा रहा है कि गंदगी है और कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके चलते जो लोग यहाँ पर को रखा गया है, जिन्हें आइसोलेशन पे रखा हुआ है, उनके जो परिजन है वो खासे परेशान है। और अब वो खुद देख सकते हैं आप कि सामान लेके पहुंच रहे हैं। चंबा से कुछ लोग यहाँ पर को पहुंचे हुए हैं, जो पानी की बोतलें अपने साथ, दूध, चीनी, चाय पत्ती और ये फल फ्रूट लेकर पहुंचे हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो लोग इनके आइसोलेशन में रखे गए, जो कोरोना पॉजिटिव है, उनको सामान नहीं मिल पा रहा है। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था है और अब कितनी इन्हें परेशानी हो रही है। क्या फोन आया था आपके पास और कितने लोग हैं आपके? हमारे यहाँ 10 लोग आ रखे हैं। उनका फोन आया कि कल शाम से उन्हें पानी तक नहीं दिया गया है और बाथरूम के पानी पी रहे हैं। वैसे तो उनमें से कोई भी लक्षण, एक लक्षण भी नहीं है। सब के सब आदमी स्वस्थ हैं, फिर भी पॉजिटिव है। हमने कहा ले जाओ इन्हें, फिर भी वो यहाँ लाए उन्हें। यहाँ ला के देखा तो यहाँ तो बीमार नहीं भी होगा, आदमी बीमार हो जाएगा। जैसे उन्होंने वीडियो भेजी वहाँ बाथरूम की और जो गंदगी वहाँ। तो कहीं ना कहीं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है, वीडियो शेयर हो रही है कि यहाँ पर को गंदगी है और पीने का पानी खास तौर पे नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर अब परिजन खुद सामग्री लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं और जो यहाँ पर स्टाफ है उसको दे दे रहे हैं, ताकि उन तक जो उनके परिजन है, जो आइसोलेशन सेंटर में कमरों में रखे गए हैं, उन तक ये सामग्री पहुँच सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टेहरी। उत्तराखंड सरकार ने भी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य में 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से स्कूल अपने 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकेंगे। शादी समारोह में भी 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा जिले में कहीं भी लॉकडाउन करने से पहले डीएम को राज्य सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। दूसरे राज्य से आने पर अब हर दिन 2000 रुपये की सीमा को खत्म किया गया है। हालांकि स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी बताया गया है।
उधर पिथौरागढ़ के धारचूला में आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का फैसला विभिन्न संगठनों ने बढ़ते कोविड के मामलों की वजह से लिया है। कोटद्वार में फैले कोरोना संक्रमण की चपेट में अब तहसील कार्यालय से लेकर तमाम संस्थान आ चुके हैं। तहसील के एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि के बाद तहसील को सील कर दिया गया है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच के असिस्टेंट मैनेजर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक भी सील किया जा चुका है। इससे पहले दुगड्डा में भी बैंक को कुछ समय के लिए सील किया गया है। संस्थानों में खासतौर से जो कोविड का प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए सभी संस्थानों को जिला स्तर से भी और उसके बाद तहसील स्तर से भी कुछ एडवाइजरी जारी हुई है कि खासतौर से जो लोग आपके संस्थानों में ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं उनका एक डाटाबेस रखा जाए, ताकि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने में। मॉनसून के दौरान हल्की बारिश में भी खटीमा क्षेत्र के जलमग्न हो जाने से लोग परेशान हैं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने खटीमा विधायक का घेराव कर नगर और ग्रामीण क्षेत्र को जलभराव से बचाने की मांग की है। विधायक धामी को ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों का कहना है कि नाली न होने और कई जगह सड़क नीचे होने की वजह से उनके घरों में बारिश का पानी आ रहा है। नालियाँ नहीं बन पा रही हैं और रोडें भी नहीं बन पा रही हैं और गलियाँ बनी तो हैं लेकिन नीची गलियाँ होने की वजह से वहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से डेंगू की बीमारी भी हो सकती है और वैसे भी कोरोना बीमारी तो अलग से है ही, ऊपर से डेंगू भी हो जाएगी। इस वजह से हम लोग ये सारी समस्याएं लेके विधायक जी की। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ कंत गांव के पास कार हादसे का शिकार हुई है। कार में 5 लोग सवार थे जिसमें एक जख्मी जो है मिला, जिसका रेस्क्यू किया गया, लेकिन 4 लोग लापता हैं और उनकी तलाश की जा रही है। कार बेहद गहरी खाई में गिरी और लापता लोगों के बारे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद वो जीवित ना हो। हालांकि तलाश की जा रही है और जो घायल एक व्यक्ति है उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। नैनीताल जिले के रहने वाले हिमांशु पलड़िया की मलेशिया में मौत हो गई थी। 14 अगस्त को मौत के बाद परिजनों ने शव भारत लाने की मांग की थी, जिसके बाद आज हिमांशु का शव जो है वो भारत लाया जाएगा। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ और न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जो महकमा है वो थोड़ा एक्टिव होता है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने हिमांशु का शव भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से बात की। लगातार आपके अपने चैनल ने इस खबर को दिखाया और अब उनका कहना है कि परिवार आखिरी बार जो है अपने बेटे को देख सकेंगे। कि कल को 6 बजे शाम तक हिमांशु का शरीर दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाएगा। बहुत मेहनत हमारे मंत्रालय से हुई है और हम लोगों ने बार बार उसको परस्यू किया है और माता पिता जो इतने दिनों से दुखी थे वो कम से कम अपने बेटे का मुख कल देख पाएंगे। महेश नेगी मामले में कि अगर हम बात करें तो सूबे की सियासत इस मामले के बाद उबाल पर है। ये कोई पहला मामला नहीं है। वैसे प्रदेश में जब सत्ता के गलियारों तक सेक्स और स्टिंग की हलचल हुई हो, पहले भी उत्तराखंड में ऐसे मामलों से उथल पुथल होती रही है और यहां तक कि ऐसे मामलों ने राज्य की सरकारों तक को बदल दिया है। राज्य में पहली नवनिर्वाचित सरकार एनडी तिवारी के नेतृत्व में बनी, लेकिन सरकार बनते ही तिवारी पर सवालों की बौछार होने लगी। दिल्ली से दून तक उज्ज्वला प्रकरण गूंजा। जेनी प्रकरण ने पूरे सूबे को हिला दिया। तत्कालीन मंत्री हरक सिंह ने इस्तीफा दिया। 2007 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। हालांकि बाद में डीएनए टेस्ट में हरक सिंह पाक साफ निकले और चुनाव भी जीतने में सफल हुए, लेकिन 2009 में एनडी तिवारी स्टिंग में फंस गए और सेक्स स्कैंडल में नाम आने के बाद आंध्र प्रदेश को राज्यपाल पद से हटना पड़ा। यहाँ तक कि नौछामी नरेड़ा जैसे गीत तक बन गए। महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है तो उनको निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर पुरुष के, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों के साथ अन्याय होना चाहिए। आज जिस तरह का माहौल बना है, कुछ लोग कई बार, मैं इस घटना को लेकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन गई है कि जिस तरह SC/ST का भी कई बार लोग दुरुपयोग करने लगते हैं, कई बार दहेज प्रथा का भी, कानून का भी बहुत लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। सूबे की सियासत में सेक्स के साथ स्टिंग का भी खूब बोलबाला रहा।
2016 में हरीश रावत स्टिंग में कैद हो गए। स्टिंग प्रकरण में बीजेपी खासी हमलावर रही। 2017 का पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया। कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। सीएम हरीश रावत 2 जगहों से चुनाव हार गए। बीजेपी को 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला। अब उस स्टिंग से हरीश रावत की सरकार तो गई, साथ ही अब भी हरदा का उससे पीछा नहीं छूटा है। स्टिंग की राजनीति ठीक नहीं, जब राजनीतिक दल करवाता है, कोई व्यक्ति कर रहा हो, कोई जर्नलिस्ट कर रहा हो, लेट हिम डू एज ए जर्नलिस्ट। अब हमारे मामले में कोई नहीं कह सकता कि कोई जर्नलिस्ट ने किया था, वो राजनीतिक दल ने करवाया था। यदि राजनीतिक दल स्टिंग करवाना प्रारंभ करेंगे और अखबार को, मीडिया को यूज करेंगे उसके लिए, तो ये मीडिया के लिए भी दुर्भाग्यजनक है, राजनीतिक दलों के लिए भी दुर्भाग्यजनक है और संविधान के लिए भी दुर्भाग्यजनक है। पहले बीजेपी के महामंत्री संजय कुमार पर ऐसे ही आरोप लगे, तो अब महेश नेगी यौन शोषण मामला भी तूड़ पकड़ चुका है। अब पुराने इतिहास को देखते हुए बीजेपी महेश नेगी मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर देहरादून से है, जहां भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने एक जिंदा व्यक्ति को मुर्दा घोषित किया और फिर उसकी जमीन बेच दी पूरे 600 गज। रायपुर से मामला ये सामने आता है, जहां पे भूमाफिया ने शख्स को कागजों में मृत घोषित करवा दिया और उस शख्स की 600 गज जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया। रजिस्ट्री तक होने जा रही थी। पीड़ित शख्स को रजिस्ट्री से ठीक पहले इसकी खबर मिलती है और पुलिस के पास वो पहुंचता है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच जल्द जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। इसने क्या करा, मेरा फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना करके और रिकॉर्ड में वहाँ क्या उसका नाम तहसील में जा करके उसने वो ज़मीन अपने नाम वारिसान के तौर पे जो है इसने अपने नाम करवा ली ज़मीन कि मैं उनका पुत्र हूँ, उनकी डेथ हो गई, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। तो मेरा डेथ सर्टिफिकेट लगा करके वो ज़मीन उन्होंने अपने नाम कर ली। आनंद सिंह पंवार के द्वारा जो हमें दिए गए हैं दस्तावेज, उस हिसाब से तो ये अभी प्रथम दृष्टया फर्जी लग रहे हैं। जब इनकी अरेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद इसमें पूरी सच्चाई सामने आएगी। पिथौरागढ़ में जोहार घाटी को जोड़ने वाला पैदल रास्ता छीरकीना के पास भारी ग्लेशियर टूटने से बंद हो गया। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले इस पैदल रास्ते से इसके बंद होने से सेना और आईटीबीपी के लिए रसद जो सामान होता है ज़रूरी, वो पहुंचाना मुश्किल हो गया है। नंदा देवी की पूजा के लिए गए 13 गाँव के 1000 से ज़्यादा लोग भी अब फंस गए हैं। प्रशासन ने रास्तों को खोलने के लिए मुनस्यारी से मजदूरों की टीम को रवाना किया है, लेकिन दुर्गम पैदल रास्ता होने की वजह से उन्हें भी छीरकीना तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। ये 3-4 दिन पहले पूरा ही बीच में। उधर ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पितरों का पर्व श्राद्ध बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु अपने पूर्वजों का तर्पण करने आ रहे हैं। वहीं रघुनाथ मंदिर में मौजूद ऋषिकुंड एक ऐसा स्थान है जहां श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस कुंड की उत्पत्ति ऋषि मुनियों के तप से हुई है। कहा जाता है कि इसमें यमुना का जल है और भगवान श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध और तर्पण इस स्थान पर किया था। तब से यहाँ बड़ी संख्या में लोग श्राद्ध और तर्पण के लिए आते हैं। सरकार कथा ये कि यहाँ पर राम भगवान भी आए। राम भगवान से जब रावण का वध हुआ तो उनको ब्रह्म दोष लगा। रावण ब्राह्मण थे, तो उनका ब्रह्म दोष का निवारण के लिए उन्होंने अपने पिता दशरथ जी का यहाँ ऋषिकुंड पर श्राद्ध किया। और आखिरकार उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्जाम कराने जा रही है। भरसार यूनिवर्सिटी जहां एग्जाम करवा चुकी है, तो वहीं गढ़वाल यूनिवर्सिटी को छोड़कर सभी 12 यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम की डेट भी क्लियर कर दी है। कोविड काल में एग्जाम को लेकर जो संशय था, जो डाउट्स थे, वो खत्म होने जा रहे हैं। उसके तहत हम जो 14 सितंबर से एग्जाम कराने जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रिकॉशन की जहां तक बात है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की या स्टेट गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए जो एग्ज़ाम कराए जाएंगे। और कोशिश की जाएगी कि एक कक्ष में, परीक्षा कक्ष में कम से कम छात्रों को रखा जाए। विशेष ध्यान रखेंगे कि कोविड से कोई समस्या खड़ी न हो। इस बीच में MHRD का जो नियम आए थे, उसके हिसाब से 30 सितंबर तक परीक्षाओं को संपन्न कराना था। कोविड-19 की नई गाइडलाइन से यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहे हैं और कॉलेजों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में वीरान पड़े कॉलेजों से छात्र संघ चुनाव की भी मांग अब उठने लगी है।
कोरोना के कारण प्रदेश में सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कैंपस वीरान हैं, लेकिन केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन से अब ये वीरानी छटने की उम्मीद है, क्योंकि नए एडमिशन्स का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। छात्र नेताओं के चुनाव लड़ने की इच्छा भी परवान चढ़ने लगी है। छात्र संघ की तैयारी कर रहा था और मुझे काफ़ी निराशा हुई कि ये कोरोना नामक महामारी जो आई हमारे इस पूरे विश्व में, इससे देखा जाए कि काफ़ी कार्य रुक गए हैं हमारे, और इससे हमारे छात्र संघ को भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। कोरोना के कारण निराश हो चुके इन छात्र नेताओं की इच्छा एक बार फिर से परवान चढ़ने लगी है। हर साल जुलाई से सितंबर के बीच नए एडमिशन से लेकर छात्र संघ चुनाव तक की गहमा गहमी रहती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण 5 महीने से कॉलेजेस बंद हैं, लिहाजा कॉलेजेस में वो रंगत गायब थी। खास बात यह है कि अब नेता बनने का ख्वाब देख रहे तमाम स्टूडेंट्स को छात्र राजनीति से निकले पुराने लोगों का भी समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। जो गाइडलाइन आ रही है उसमें सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पूरे देश भर में खोली जा रही है, और जो छात्र संघ का चुनाव है लोकतंत्र के लिए एक बहुत अहम है। इससे एक नई छात्र राजनीति और नया नेतृत्व उभर करके आता है। तो मैं मानना है कि अगर चाहे कुछ भी करा जाए, लेकिन छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। दरअसल उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 60 से ज्यादा कॉलेजेस में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, और इन चुनावों के लिए छात्र नेता बड़े ख्वाब सजाते हैं। ऐसे में कोविड-19 की गाइडलाइंस में ढिलाई इनके ख्वाबों में पंख लगा रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी।